वेलकम बैक टू बायोलॉजी एंड नर्सिंग इनसाइट। तो आज हम लेके आए हैं अपना एक टॉपिक जो है हमारे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, जिसमें हम बात करेंगे मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर एंड सोशल प्रॉब्लम इन चिल्ड्रंस। ये हमारी यूनिट का नाम है, जो हमारी यूनिट नंबर है 3rd। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे बिहेवियर डिसऑर्डर की, कि क्या क्या डिसऑर्डर एक चिल्ड्रंस में हमें बिहेवियर के क्राइटेरियाज़ में देखने को मिलते हैं। सोशल एंड अदर जो हमारे डिसीज़ कंडीशंस हैं उन्हें हम आगे की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बिहेवियर डिसऑर्डर या बिहेवियर प्रॉब्लम, जो हमें मेनली चिल्ड्रंस में देखने को मिलती हैं। तो फर्स्ट वन है हमारा डेफिनेशन, बिहेवियर प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या हैं। तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स आर व्यू एट डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द child's behavior and demand placed on him and his parents, teacher and colleagues। बिहेवियर प्रॉब्लम जो है हमें देखने को मिलती हैं चाइल्ड्स के बिहेवियर में, जिसकी वजह से जो उनके डिमांड्स होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं उनके पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ एंड कॉलेज के साथ। जो एक नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए उससे वो इवर्टेड हो जाते हैं, मतलब वो नॉर्मल बिहेवियर नहीं शो कर पाते हैं। तो उसे हम बिहेवियर प्रॉब्लम बोलते हैं चिल्ड्रंस में। इसके कुछ टाइप्स होते हैं हमारे, टाइप्स ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा कि टाइप्स क्या क्या हैं हमारे बिहेवियर डिसऑर्डर के। तो जो हमारा टाइप्स है बिहेवियर डिसऑर्डर का, बिहेवियर डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो इसको हम ऐसे भी क्लासीफाई कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट आता है हमारा हैबिट डिसऑर्डर बिहेवियर में, मतलब कि एक चिल्ड्रन के अंदर क्या क्या हैबिट से रिलेटेड डिसऑर्डर हमें देखने को मिलेंगे। सेकंड वन इज़ ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर मतलब उसकी ईटिंग्स हैबिट क्या क्या हैं, ईटिंग के टूवर्ड्स उसके क्या क्या बिहेवियर हैं। थर्ड वन इज़ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये हमारे 3 ऐसे डिसऑर्डर हैं जो बिहेवियर डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। फर्स्ट वन इज़ हैबिट डिसऑर्डर, सेकंड वन इज़ ईटिंग डिसऑर्डर एंड थर्ड वन इज़ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो आज के हम वीडियो में अपनी बात करेंगे सबसे पहले हैबिट डिसऑर्डर की, कि हैबिट डिसऑर्डर क्या है। तो हैबिट डिसऑर्डर की अगर बात करें तो हैबिट डिसऑर्डर को भी हमने क्लासीफाई किया है कुछ ग्रुप्स में। जैसे फर्स्ट थिंग है हमारी, जो इस हैबिट डिसऑर्डर का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है थंब सकिंग। हमें बहुत सारे चिल्ड्रन में थंब सकिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। थंब सकिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि जो एक छोटा बेबी होता है उसकी ओरल स्टेज होती है 1 ईयर तक की। तो 1 ईयर तक के अंदर अगर वो थंब सकिंग कर रहा है तो वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, बट अगर वो कंटिन्यूअस थंब सकिंग कर रहा है तो वो एक बिहेवियर डिसऑर्डर में हमारा इंक्लूड किया जाता है। सेकंड डिसऑर्डर हमारा हैबिट डिसऑर्डर है नेल बाइटिंग। मतलब एक बेबी जो होता है वो अपने नेल्स को कंटिन्यूअस बाइट करता रहता है। थर्ड हमारा है इन्यूरेसिस एंड फोर्थ लास्ट हमारा है इनकोप्रेसिस ETC। ये हमारे 4 मेन हैबिट डिसऑर्डर हैं जिनके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन है हमारा आज का जो है हैबिट डिसऑर्डर में भी हमारा हैबिट से रिलेटेड बिहेवियर के अंदर तो है थंब सकिंग। कि थंब सकिंग क्या होती है, इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ डिफाइंड एज नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग ऑफ फिंगर और थंब। मतलब एक बेबी की हैबिट्स में आ जाता है कि वो फिंगर या अपनी थंब को बिना किसी न्यूट्रिटिव वैल्यू के वो सक करता रहता है। मतलब उसे कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा होता फिर भी वो कंटिन्यूस उसे सक करता है। अब इसकी एज क्या है अकरेंस की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक बेबी की जो नॉर्मल एज होती है ओरल स्टेज की वो 1 ईयर होती है। तो बेबी उसमें नेचुरली उसे अर्ज होती है शक करने की, बट ये एज के साथ साथ हमारी कम होती जाती है। जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है वैसे उसे थंब सकिंग की जो अर्जेंसी थी वो कम होती जाती है। लेकिन कुछ बेबी होते हैं जो कंटिन्यूअस सकिंग प्रोसेस को रखते हैं और ये स्टॉप होता है उनका 3 to 6 ईयर में, जो कि एक एबनॉर्मल हैबिट का उनका डिसऑर्डर हो जाता है। तो अगर एक बेबी 1 ईयर तक का थंब शकिंग या फिंगर शकिंग कर रहा है तो वो नॉर्मल है, बट उसके बाद उसे ये एक हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर इंक्लूड होगा। इसके अगर हम बात करें कॉजेज़ की कि थंब सकिंग के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, तो फर्स्ट कॉज इसमें हमें देखने को मिलता है पेरेंटल कॉजेज़। पेरेंटल कॉजेज़ में कि जो पेरेंट्स हैं उनकी वजह से हमें क्या क्या कॉजेज़ देखने को मिलते हैं। तो पेरेंट्स जो होते हैं वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। ओवर प्रोटेक्टिव इन द सेंस मतलब वो बेबी जो उनका है उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में रखना चाहते हैं, एज लाइक कि ये मत खाना, ये मत करना, ऐसे। तो उस कंडीशन में जो बेबी होता है उसे एंजाइटी लेवल उसका बढ़ता है और उसकी वजह से उसे थंब शकिंग की हैबिट हो जाती है।
सेकंड वन इज़ नेगलेक्ट बाय पेरेंट। अगर पेरेंट्स जो हैं वो नेगलेक्ट कर रहे हैं बेबी को, मतलब उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी प्रॉपर केयर नहीं कर रहे हैं, तो भी थंब सकिंग एक कॉज हो सकती है। उनके स्ट्रिक्टनेस ऑफ पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स जो हैं वो बेबी के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, एंड डिस हार्मोनी बिटवीन पेरेंट्स, अगर पेरेंट्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्टेज हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी बेबी पे हमें देखने को मिलता है। अगर हम और कॉजेज़ की बात करें तो ड्यू टू टीचर्स भी थंब सकिंग हमें देखने को मिलती है। अगर जो टीचर है एक्सेसिव स्ट्रिक्ट है तो वहाँ भी हमें थंब सकिंग बेबी में देखने को मिलती है। एक्सेसिव प्यूनेटिव एटीट्यूड ऑफ टीचर, जो टीचर है वो बहुत ज़्यादा प्यूनेटिव एटीट्यूड्स का है। सिबलिंग और फ्रेंड्स भी इसके रीज़न होते हैं थंब सकिंग के, जैसे कि एक्सेसिव कंपटीशन है उनके बीच में, सिबलिंग्स या फ्रेंड्स के बीच में। उनके जो क्लोज फ्रेंड या सिबलिंग्स उनके साथ उनका सेपरेशन हो जाना भी थंब सकिंग का एक रीज़न हो सकता है। थंब सकिंग के अदर कॉजेज़ क्या क्या हैं हमारे पास? लोननेस एंड बोर्डम, मतलब वो अकेले होते हैं या बोर होते हैं तो वो थंब सकिंग को स्टार्ट करते हैं, इसे कंटिन्यू करते हैं। टायर्डनेस, वो थकते हैं जब। फ्रस्ट्रेशन एंड एंजाइटी में भी वो थंब सकिंग करते हैं। सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट्स, ये हमारे अदर कॉजेज़ थे। हमने 3 टाइप्स को कॉजेज़ पढ़े मेनली इसमें। फर्स्ट वन थे हमारे पेरेंट्स कॉजेज़, जिसमें ओवर प्रोटेक्टिव थे पेरेंट्स, या फिर वो बेबी पे ध्यान नहीं दे रहे थे प्रॉपरली, नेगलेक्ट कर रहे थे बेबी को, या डिसहार्मोनी थी दोनों पेरेंट्स के बीच में। सेकंड थे हमारे टीचर जो हमारे एक ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। एंड हमारा जो थर्ड था वो था सिबलिंग के साथ, मतलब उनके जो फ्रेंड हैं उनके साथ उनका ज़्यादा कंपटीशन है। अब इसमें कुछ अदर भी हैं कॉजेज़, जैसे कि सेपरेशन हो गया पेरेंट्स के साथ, उन्हें फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी होती है या वो टायर्ड हो जाते हैं, तो इन रीज़न से भी थंब सकिंग हमें देखने को मिलती है। प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती हैं थंब सकिंग की वजह से? तो अगर जो बेबी है वो लंबे समय तक थंब सकिंग करता है तो वहाँ पे हमें डेंटल प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जैसे एक बेबी है वो कंटिन्यूअस थंब सकिंग कर रहा है तो उसके जो टीथ होंगे वो प्रॉपर अलाइनमेंट में नहीं होंगे, और जो अपर उसका पैलेट होगा माउथ का वो भी उसमें माल फॉर्मेशन देखने को हमें मिलेगा। इसकी वजह से स्पीच में भी प्रॉब्लम देखने को हमें मिलती है। लाइक वो जब टी बोलेगा अल्फ़ाबेट का और डी बोलेगा तो उसकी जो लिपसिंग है वो प्रॉपर नहीं होगी, उसके टंग जो है वो प्रॉपरली कोऑपरेट नहीं करेंगे जब वो स्पीकिंग अपनी शुरू करेगा। तो इस थंब सकिंग की वजह से बेबीज़ में कुछ प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। फर्स्ट हमारा डेंटल प्रॉब्लम हो सकता है कि जो हमारे टीथ हैं वो एक अलाइन में नहीं होंगे, सिमेट्रिकल नहीं प्रेजेंट होंगे। अपर पैलेट जो है वो माल फॉर्मेशन होगा उसका बेबी का, और उसे स्पीच करने में प्रॉब्लम होगी। अब अगर हम बात करें इसके मैनेजमेंट की कि हम इसे कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो इसके मैनेजमेंट में हम बात करेंगे कि यूजुअली जो थंब सकिंग है ये हम मैनेज कर सकते हैं होम पे भी कुछ रूल्स को करके, जैसे कि जिससे हम बेबी को मेनली डिस्ट्रैक्ट कर पाएँ कि वो कैसे थंब सकिंग को इग्नोर करेगा या कैसे उन चीज़ों को स्टॉप करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ हमें रूल्स फॉलो करने होंगे। जो पेरेंट्स हैं उनको क्या क्या चीज़ें उन्हें करनी है, उन्हें जो पेशेंट है जो हमारा चाइल्ड है उसे डाइवर्ट करना है, उसे हमें ज़्यादा इंगेज करके रखना है इंटरेस्टिंग चीज़ों में, एज लाइक प्लेइंग एक्टिविटीज़ में, कि वो खेले अपने सिबलिंग्स के साथ एंजॉय करे, ताकि जो उसका एंजाइटी लेवल है या जो वो बोर हो रहा है वो रिड्यूस हो पाए। सेकंड, जो उसकी फिंगर्स एंड हैंड्स होंगी उसे हमें बिज़ी रखना है किसी भी एक्टिविटी में, लाइक ड्राइंग हो गया, प्लेइंग द गेम्स हो गया, मतलब किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जिसमें उसके फिंगर्स एंड हैंड जो हैं वो बिज़ी रहें और वो थंब सकिंग ना कर पाए। उन्हें हम रिवॉर्ड देंगे कि अगर वो थंब सकिंग नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी तारीफ़ करें, प्रेजेस करें, उनको रिवॉर्ड दें, तो उस वजह से भी वो अपनी थंब सकिंग को जो है वो कम करेंगे। ये एक पेरेंट्स को करना है, जो थंब सकिंग हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। और डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जब भी पेशेंट हमारा जो है जो बेबी है वो बोर्ड फील करता है तो हमें उसे डिस्ट्रैक्ट करना है। ग्लव्स हम बेबी को पहना सकते हैं या उसके हैंड्स को हम पूरा रैप करके रख सकते हैं किसी क्लॉथ या बैंडेज से, ताकि वो माउथ में अपने फिंगर या थंब को ना इंसर्ट कर पाए। एक नॉन टॉक्सिक बिटर सब्सटेंस, मतलब एक बिटर टेस्ट का कोई सब्सटेंस हम उसके फिंगर्स या जो भी उसका थंब जिस भी फिंगर को वो सक कर रहा है उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। उनके एल्डर्स जो हैं उनसे हम एक्सप्लेन करवा सकते हैं कि ये चीज़ें मतलब कैसे हार्मफुल हैं, या उनके सिबलिंग से ही हम उन्हें एक्सप्लेनेशन दिलवा सकते हैं, हेल्प करवा सकते हैं कि ये चीज़ें उनके लिए
सही नहीं है। इनकरेज करेंगे कि वो सोशलाइज हों, मतलब लोगों से बात करें, फ्रेंड्स बनाएं, सोसाइटी में इंटरेक्ट करें, ये सारी चीज़ें। इफ़ द चाइल्ड इज़ सकिंग थंब ड्यू टू एंजाइटी और डिस्ट्रेस, हमें अगर एक जो बेबी है, छोटा बेबी, एंजाइटी की वजह से या डिस्ट्रेस की वजह से, जैसे वो 3 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, तो अगर वो एंजाइटी या डिस्ट्रेस की वजह से थंब सकिंग कर रहा है तो वहाँ पे हमें उसके कॉज को एड्रेस करना है। मतलब हम वहाँ पे उसे डिस्ट्रैक्ट करके नहीं चीज़ें सही कर सकते हैं, वहाँ हमें उसके एग्जैक्ट कॉज को आइडेंटिफाई करना है कि किस रीज़न की वजह से उसे एंजाइटी हो रही है, वो हमें रिड्यूस करना है। ये था क्या क्या चीज़ें पेरेंट्स को करनी है। अब है डोंट, क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो डू नॉट स्कोल्ड द चाइल्ड और पनिश हिम टू फोर्सफुली रिमूव थंब फ्रॉम द चाइल्ड, मतलब हम ज़बरदस्ती या डांट के या पनिश करके बेबी के माउथ से हम थंब या फिंगर को नहीं रिमूव करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से उसका जो टेंट्रम लेवल है या अग्रेशन लेवल है वो बढ़ सकता है। सेकेंड वन, डू नॉट टाई द चाइल्ड थंब एंड फिंगर, उसकी फिंगर और थंब को हम टाई नहीं हम कर सकते हैं। डू नॉट नैग, स्कोल्ड और बीट, मतलब इसके लिए हम उसे डांट भी नहीं सकते हैं, ना मार पीट सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से बेबी पे हमारे जो चाइल्ड है उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। डू नॉट लीव द चाइल्ड रिपीटेडली कोल्ड, वेट और हंग्री, मतलब उसे हमें हमेशा ठंडी में या भीगे हुए या भूखी कंडीशन में नहीं छोड़ना है बेबी को। तो ये हमारी थी फर्स्ट कंडीशन, जो हमारा था फर्स्ट वन था हमारा थंब सकिंग। थंब सकिंग एक नॉर्मल कंडीशन है बेबी की, जो कि 1 ईयर तक उसकी ओरल स्टेज होती है, उसमें वो करता है, बट विद द एज ये कम होती रहती है। तो अगर ये कंटिन्यूस चलती है तो इसे हमें ट्रीट करना होता है। अब ट्रीट करने के लिए हम एड्रेस करेंगे चीज़ों को जिसकी वजह से ये अकर हुई है। तो ये सारी चीज़ें थी जिसे हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है। पेरेंट्स कुछ मॉडिफिकेशन करके बेबी को या चाइल्ड को उसकी हैबिट्स में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। अब जो सेकंड हमारा टॉपिक है आज का, वो है नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग की अगर हम बात करें तो इसे ओनिकोफेजिया कहते हैं। ओनिकोफेजिया मतलब होता है नेल बाइटिंग। ये भी एक कॉमन हैबिचुअल डिसऑर्डर हम मान सकते हैं। तो एक कॉमन सी बिहेवियर डिसऑर्डर है, ये प्रॉब्लम है बेबी में, जिसमें जो बेबी होता है या एडल्ट होता है, जो चिल्ड्रन है एडल्ट हैं, उनमें ओरल कंपल्सिव देखने को मिलता है हमें। इसमें मतलब वो कंटिन्यूस स्ट्रेस को कॉपी करने के लिए, कॉपिंग एक मैकेनिज्म होती है जिससे जो इंडिविजुअल होता है वो अपने स्ट्रेस लेवल के साथ खुद को मैनेज करता है। तो उस कंडीशन में जो हमारा चिल्ड्रन या एडल्ट होता है वो नेल बाइटिंग करता है। अब इसमें कुछ कॉजेज़ हैं नेल बाइटिंग के, कि क्या क्या कॉजेज़ होते हैं। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जब मतलब उसे कुछ जानने की इच्छा होती है, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है, या बोर्डम, जब भी वो बोर फील होता है, स्ट्रेस या एंजाइटी से रिलीव करने के लिए खुद को, या फिर उसकी खुद की हैबिट हो सकती है क्योंकि उसे नेल बाइटिंग की हैबिट हो गई है। बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, समटाइम जब उसे नर्वसनेस फील होती है, ये एडल्ट भी करते हैं कि जब उन्हें नर्वसनेस फील होती है तो वो नेल बाइटिंग करते हैं। जब उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हमें देखने को मिलता है, या फीलिंग ऑफ शाई, इन सारी कंडीशंस में नेल बाइटिंग देखने को मिलती है। ये हैं मेन कॉजेज़ हमारे, कि जब बेबी या हमारा एडल्ट है वो बोर फील होता है तो वो नेल बाइटिंग करता है। स्ट्रेस एंजाइटी से रिलीव करने के लिए, हैबिट हो जाती है उसकी, या नर्वसनेस में, ये सारे कॉमन कॉजेज़ हैं। फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी जब उसे फील होती है, टायर्डनेस, कंस्टेंट नैगिंग, फियर ऑफ जेटलैलिश ड्यू टू हॉरर सीन, मतलब जब उसे जैसे कोई हॉरर मूवी देख रहा है या उसके साथ कोई इवेंट हो गया तो उस फैमिली में या इन्वायरमेंट में, तो उसे फियर की वजह से भी वो नेल बाइटिंग करने लगता है। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की, कि इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो जो इसका मोस्ट कॉमन हमारा ट्रीटमेंट होगा, इसमें कोई भी हमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं यूज़ करनी है। इसमें भी हम होम पे ही इसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं बेबी को। तो जैसे कि हम उसके जो उसके नेल्स हैं उस पर कोई बिटर टेस्ट की नेल पॉलिश लगा दें, ताकि वो जब भी नेल अपनी बाइटिंग करे तो उसे उसका बिटर फ्लेवर जो है वो डिस्करेज करे, कि वो दोबारा ये चीज़ें ना करे। हम एड्रेस करेंगे, जैसे हमने इसके पहले वाले में भी बात की थी, कि जब पेशेंट थंब सकिंग कर रहा था तो हमने उसकी एंजाइटी के कॉज को एड्रेस करने की कोशिश की थी। तो यहाँ भी हम चाइल्ड की एंजाइटी को एड्रेस करेंगे कि उसे क्यों हो रही है, और हम उससे बात करेंगे कि वो किस वजह से परेशान है। हम पनिश नहीं करेंगे चाइल्ड को कि नेल बाइटिंग के लिए हम उसे पनिश करें। फिंगर के नेल्स को हमें हमेशा ट्रिम्ड रखना है, और हमेशा उसे कट करके रखना है, ताकि नेल बाइटिंग करने का उसके पास ऑप्शन भी ना हो।
कीप द चाइल्ड हैंड क्लीन, मतलब हमें क्लीन करके रखना है ताकि जो उसके इंडाइजेशन जो जर्म्स हैं वो जब भी नेल बाइटिंग करे तो उसके अंदर ना जाए। डोंट प्रेशराइज अ चाइल्ड टू स्टॉप नेल बाइटिंग, मतलब हम उसे प्रेशराइज करके नहीं कम करवा सकते हैं नेल बाइटिंग को। हम इससे उसके स्ट्रेस में और चीज़ें ऐड कर रहे होंगे, वो और ज़्यादा स्ट्रेस में जाएगा। हम अश्योर करेंगे कि बेबी को हम एडिक्वेट अमाउंट में लव एंड अफेक्शन दे पाएँ ताकि उसकी जो ये हैबिचुअल प्रॉब्लम्स है वो उससे रिकवर हो पाए। डिस्कस करेंगे चाइल्ड के साथ, अगर उसके साथ कोई ऐसी कंडीशन हुई है तो उसे हम एक्सप्लेन करेंगे या डिस्कस करेंगे कि ये एक अब नॉर्मल बिहेवियर है या हैबिट है जिससे उसे डिसकंटिन्यू करना चाहिए। हम उसे प्यार से समझाएंगे, हम उसे हेल्प करेंगे ये समझने में कि ये एक बैड हैबिट है जो नेल बाइटिंग है। सजेस्ट करेंगे कि वो कुछ और भी कर सकता है, जैसे कि कुछ भी वो जैसे राइटिंग करे, रीडिंग करे, ऐसी डेली एक्टिविटी करे जिसकी वजह से उसके नेल बाइटिंग की जो हैबिट है वो कम हो। इन केस मतलब ये जो सारे ही मेजर्स हैं अगर वो फेल हो रहे हैं तो हमें उसे हैबिट रिवर्सिबल ट्रेनिंग दिलवानी होगी, जो कि हम किसी भी सेंटर पे ले जाके, जो हमारा सेंटर होते हैं बहुत सारे अभी बन गए हैं चाइल्ड्स की थेरेपी का, वहाँ पे हम उसे ले जाके हैबिट रिवर्सिबल ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। अब हमारा जो थर्ड आज का कंडीशन है वो है नर्वसनेस। नर्वसनेस भी एक प्रॉब्लम होती है जो हमें बेबीज़ में देखने को मिलती है, चिल्ड्रंस में। तो नर्वसनेस इन चिल्ड्रन रिफर टू फीलिंग ऑफ apprehensions, anxiety or unease that may manifest in various situations such as social interaction, performance task और unfamiliar environment। नर्वसनेस एक फीलिंग होती है या एनजाइटी होती है जो मेनली चिल्ड्रंस या एडल्ट्स कोई भी इसे फेस करता है, जैसे कि अगर उसे कुछ नई चीज़ करनी है, कोई नया वर्क उसे मिल रहा है, या अनफैमिलियर इन्वायरमेंट मतलब जहाँ पे उसे चीज़ें नहीं पता हैं, उसने उन लोगों से पहले नहीं मिला है, या किसी भी सोसाइटी में उसे इंटरेक्शन करना है, तो उसे नर्वसनेस एक फीलिंग है जो कि बेबी के अंदर हमें देखने को मिलेगी। नर्वसनेस के कुछ यहाँ पे कॉजेज़ दिए गए हैं, जैसे नर्वसनेस के नॉर्मल अगर कॉजेज़ की हम बात करें तो न्यू एक्सपीरियंस है, चैलेंजेस, मतलब अगर कोई भी नई चीज़ बेबी को करने को मिल रही है चिल्ड्रन को, तो वो उसके लिए नर्वसनेस का रीज़न होता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जैसे कि उसे किसी नए स्कूल में जाना है या नए घर में जाना है, नए लोगों के साथ मिलना है, या एकेडमिक प्रेशर है, तो वहाँ बेबी को, चिल्ड्रन को नर्वसनेस फील होता है। अगर उसके घर में कॉन्फ्लिक्ट है पेरेंट्स के बीच में, या फिर उसकी फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होने की प्लानिंग हो रही है, उस कंडीशन में भी बेबी को नर्वसनेस होता है। पीयर प्रेशर, मतलब उनके ही एज के जो बाकी के बच्चे हैं वो उससे ज़्यादा कंपटीशन कर रहे हैं या चीज़ें उसके अंदर थोड़ी कम डेवलप हैं, तो उस कंडीशन में भी उसे नर्वसनेस फील होती है। सोशल सिचुएशन के लिए भी उसे फियर या नर्वसनेस फील होती है। एंजाइटी, अगर उसे कोई डिसऑर्डर एंजाइटी से रिलेटेड या उसके न्यूरोट्रांसमीटर जो हैं वो इम्बैलेंस है, तो नर्वसनेस हमें देखने को मिलेगी। अब इसके कुछ सिम्टम्स होंगे। सिम्टम्स जो होंगे नर्वसनेस, उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम भी एसोसिएट होंगे, जैसे उसे टेम्प्ररी टाइम के लिए एंजाइटी और फियर बहुत ज़्यादा फील होगा। स्पेसिफिक सिचुएशन, जैसे कि वो किसी से बात, टेकिंग ए टेस्ट, जब भी वो कोई टेस्ट दे रहा है या पब्लिक में कुछ बोल रहा है या नई जगह पे जा रहा है, तो उसे प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। उसे हमेशा रेस्टलेसनेस फील होगी, उसकी हार्ट रेट बढ़ेगी, अवॉइडेंस बिहेवियर होगा उसका, मतलब वो नई चीज़ों को अवॉइड करेगा, वो नए एनवायरनमेंट में जाने को अवॉइड करेगा। सोशल इंटरेक्शन भी उसका बहुत कम होगा, उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होंगे, स्लीपिंग पैटर्न उसकी डिस्टर्ब होगी, और फिज़िकल सिम्टम्स में हमें जैसे देखने को मिल सकते हैं कि स्टमक एक होगा, उसको हेडेक होगा, स्वेटिंग हो सकती है, या ट्रेम्बलिंग भी हो सकती है पेशेंट को ड्यूरिंग द नर्वसनेस। अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें हम बिहेवियर इंटरवेंशन करेंगे, जैसे कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं जो हम बेबी को सिखाएंगे, चाइल्ड को, जैसे कि डीप ब्रीदिंग, मतलब जब भी उसे नर्वसनेस फील होती है तो वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे जिसकी वजह से उसके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो और विजुअलाइजेशन उसकी क्लियर हो। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हम उसे प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसमें हम आइडेंटिफाई करवाएंगे चाइल्ड को कि फियर के साथ उसे कैसे मैनेज करना है। एक्सपोजर थेरेपी, ग्रेजुअल एक्सपोजर, मतलब इसमें फियर्ड सिचुएशन में वो बेबी जो है वो एंजाइटी के ट्रिगर्स को कैसे रिड्यूस कर सकता है, मतलब जो एंजाइटी के ट्रिगर्स हैं, जो कॉजेज़ हैं, उसको वो कैसे इग्नोर कर सकता है। एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट हम बनाएंगे, जो चाइल्ड है हमारा उसके इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में, कि जो भी लोग हैं या जो उसकी फैमिली मेम्बर है या होम है वो सपोर्टिव है।
कोलाब्रेट करवाएंगे उनके टीचर्स के साथ, स्कूल के स्टाफ के साथ, या नई कहीं भी वो जगह जा रही हैं वहाँ हम उन्हें हेल्प करेंगे ताकि वो अपने नर्वसनेस के लेवल को रिड्यूस कर पाएँ। हेल्दी लाइफ स्टाइल हैबिट्स बनाएंगे, जैसे फिज़िकली वो एक्टिव रहें जिसकी वजह से उनका स्ट्रेस का लेवल जो है वो कम होगा, इमोशनली वो खुद को प्रमोट कर पाएंगे हेल्दी रहने में। चाइल्ड का जो न्यूट्रियस है वो भी हमें इंक्रीज़ करके रखना है ताकि उसके मूड जो है वो स्टेबल रहें हेल्दी डाइट से। इस्टेब्लिश करना है हमें कि जो उसका बेड टाइम हो वो एक मतलब अच्छा 6 to 8 आवर्स की उसकी स्लीपिंग नीड्स जो हैं वो उसकी फुलफ़िल हो रही हों ताकि उसे फुली रेस्ट मिल सके। प्रोफेशनल गाइडेंस भी हम दे सकते हैं, जैसे पीडियाट्रिशियन के पास, साइकेट्रिस्ट के पास, ऐसे लोगों के पास हम ले जाके बेबी को ट्रीट करवा सकते हैं। अगर सीवियर केसेस हो रहे हैं तो वहाँ पे हमें मेडिकेशन की नीड होती है। आइदर हम सिम्टम को रिड्यूस करके भी बेबी को हम चिल्ड्रन को ठीक कर सकते हैं। अब जो हमारा आज का 4th टॉपिक है बिहेवियर डिसऑर्डर का। बिहेवियर डिसऑर्डर में हमारे जो हैबिचुअल थे उनमें हमारे आज 5 टॉपिक्स हैं। नेल बाइटिंग, थंब सकिंग, एनुरेसिस, नर्वसनेस एंड इनकॉप्रेसिस। तो इन्यूरेसिस जो है ये एक डिसऑर्डर है जिसमें जो बेबी होता है उसे इनवॉलंटरी मैच्योरेशन फील होती है, मतलब एज के अकॉर्डिंग, उस एज के बियॉन्ड ही उसे फील होता है, जबकि उसका जो नॉर्मल ब्लडर का कंट्रोल होता है वो नॉर्मली उसके एज के अकॉर्डिंग नहीं होता। जैसे अगर बेबी की एज 2.5 to 3 ईयर्स है तो नॉट अकॉर्ड बियॉन्ड उसको 4 to 5 ईयर की एज की अर्जेंसी फील होगी। इट इज़ एबनॉर्मल व्हेन बेड वेटिंग अकर रिपीटेडली, इट इज़ कॉल्ड एनोरेसिस। मतलब एनोरेसिस को हम कॉमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ये एक बेड वेटिंग है। जैसे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेड वेटिंग करते हैं, तो कुछ ईयर्स के बाद, जैसे 1 ईयर या 1.5 ईयर के बाद उनकी ये हैबिट जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि हम उन्हें टॉयलेट ट्रेनिंग देते हैं। बट अगर ये 4 to 5 ईयर्स के बाद भी कंटिन्यूस चल रही है तो हम इसे एन्यूरेसिस बोलते हैं। एन्यूरेसिस मतलब बेड वेटिंग की जो इनकी हैबिट है वो रिपीटेडली हो रही है, मतलब वो रिकवर नहीं हो रहे हैं। अब इनमें 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब एक कंडीशन होती है जिनमें हम सक्सेसफुली बेबी को ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं कंट्रोल करने के लिए यूरिनेशन को, तो इसकी वजह से मैच्योरेशन में उनके जो डिले हो रहा है उसकी वजह से वो बेड वेटिंग कर रहे हैं। बट सेकेंडरी इनोरेसिस जो होता है इसमें हमने उन्हें सक्सेसफुली ट्रेन किया है बट फिर भी वो बेड वेटिंग कंटिन्यूस कर रहे हैं कुछ स्ट्रेस की वजह से, मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच माल एडजस्टमेंट हमें देखने को मिलता है। प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप में हमें यही याद रखना है कि प्राइमरी में हमने सक्सेसफुल ट्रेनिंग ही नहीं दी है बेबी को कि वो यूरिनेशन को कैसे कंट्रोल करेगा, बट सेकेंडरी में हमने उसे सक्सेसफुल ट्रेनिंग दी है बट फिर भी वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है एंड बेड वेटिंग कर रहा है। अब इसके अनदर क्लासिफिकेशन भी है बेड वेटिंग के बेसिस ऑन टाइम, जैसे नॉक्चूरनल एनोरेसिस, मतलब ड्यूरिंग द नाइट अगर जो बेबी है या चिल्ड्रन है वो बेड वेटिंग कर रहा है तो उसे नॉक्चूरनल एनोरेसिस बोलते हैं। डाई यूरिनल बोलते हैं अगर दिन के टाइम भी वो बेड वेटिंग कर रहा है। एंड मिक्स मतलब वो रात में और दिन में दोनों टाइम पे कर रहा है बेड वेटिंग। अब इसके कुछ कॉजेज़ दिए गए हैं, जैसे इनअप्रोप्रिएट टॉयलेट ट्रेनिंग। अगर एज के अकॉर्डिंग हमने बेबी को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं दी है तो वो इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट डालता है। उसकी वजह से जब उसने अपने अर्ली स्टेज में ट्रेनिंग नहीं ली है तो उसे स्ट्रेस होता है और वो बेड वेटिंग करना स्टार्ट करता है। सेकंड, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिले हो सकता है, जैसे कि इसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है बेड वेटिंग का, इसमें हमें ये समझने को मिलेगा कि जो उसके न्यूरॉन्स हैं वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे, मतलब उसे पता नहीं चल रहा है कि उसे फील नहीं हो रहा है कब फुलनेस ऑफ ब्लडर उसे फील हो रहा है, तो वो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिले की वजह से हो सकता है। इमोशनल फैक्टर्स की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि अगर उसे किसी भी टाइप की पनिशमेंट दी गई है या उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा अनसिचुएशनल कंडीशन हुई है, जैसे जिन चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, उसे सीवियर पनिशमेंट मिली है, उसे डांटा गया है, या उसकी जेलसी की फीलिंग है सिबलिंग्स के साथ, उसे किसी चीज़ के लिए रिजेक्ट किया गया है, तो इन सारी कंडीशंस की वजह से इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से उसमें बेड वेटिंग देखने को मिलती है। ऑर्गेनिक कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिक कॉजेज़ में जैसे कि उसकी यूरिनरी सिस्टम में कोई हमारा डिफेक्ट हो सकता है, जैसे उसके किडनी में डिफेक्ट हो, ब्लैडर में, या फिर यूटीआई हो बेबी को, तो उस कंडीशन में हमें
बेड वेटिंग या एनोरेसिस देखने को मिलता है। अब इसको हम मैनेज कैसे करेंगे? तो फॉर मैनेजमेंट ऑफ बेड वेटिंग इट इज़ एसेंशियल टू असेस द होम कंडीशन। सबसे पहले हम यहाँ होम कंडीशन को ही टोटली अप्लाई करेंगे, जिसमें जो पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा उसे हमें एक्सप्लोर करना होता है कि पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच का जो एडजस्टमेंट है वो कैसा है, और उनके साथ चाइल्ड्स के जो प्लेमेट्स हैं, मतलब उसके जो पीयर ग्रुप के लोग हैं उनके साथ और टीचर्स के साथ वो कैसे इवेलुएट हो रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे रीअसेस द चाइल्ड एंड पेरेंट्स। हम पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच की रिलेशनशिप को असेस करेंगे। ट्राई करेंगे कि चाइल्ड के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। पेरेंट जो हैं वो बेबी को किसी भी चीज़ के लिए पनिश ना करें या डांटे ना। देन पेरेंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन करें कि बेड वेटिंग के क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बेबी उनका बेड वेटिंग कर रहा है। 5 बजे शाम के बाद वो लिक्विड वाली चीज़ें जैसे टी या मिल्क बेबी को ना दें। चाइल्ड की हैबिचुअल चीज़ों में हम चेंज करें, जैसे कि उसे सोने से पहले यूरिन पास करना है। पेरेंट्स जो हैं वो 2 to 3 आवर्स पे उसके ड्यूरिंग द स्लीपिंग पैटर्न उसे टॉयलेट करने के लिए जगाएं। तो ये सारे हैबिट से हम बेबी को ट्रीट कर सकते हैं। द चाइल्ड टेंड टू होल्ड यूरिन फॉर लॉन्गर टाइम। अगर चाइल्ड को ये भी ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो लंबे समय तक यूरिन को कैसे होल्ड करना है उसको, तो इससे हम लार्ज अमाउंट में वाटर दे के भी हम उसे होल्ड करना सिखाएंगे, जिससे कि डिले इम्पटी करे वो। तो इसकी वजह से भी बेड वेटिंग के जो उसकी हैबिट है वो हम सही कर सकते हैं। बेड वेटिंग अलार्म हम लगा सकते हैं, जैसे फिजिशियन फ्रिक्वेंटली सजेस्ट बेड वेटिंग अलार्म विच प्रोड्यूस ए लाउड टोन और सेंसिंग मॉइस्चर। दिस हेल्प टू चाइल्ड टू वेक एट सेंसेशन ऑफ फुल ब्लैडर। मतलब जब भी थोड़े थोड़े टाइम पे हम कुछ घंटों के लिए बेड वेटिंग अलार्म लगा सकते हैं, जो एक बहुत तेज़ वॉइस में होना चाहिए, जिसकी वजह से बेबी जो है वो खुद जग जाए। कुछ मेडिकेशंस भी आते हैं, अगर हम इसे होम पे नहीं ट्रीट कर पा रहे हैं तो इसके लिए कुछ मेडिसिन्स आएंगे, जैसे ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। मतलब अगर उसे डिप्रेशन की वजह से हो रहा है तो उसे हम ओरली देते हैं 2 मंथ के आसपास, जिसकी वजह से उसके जो एंटी डायरेटिक हार्मोन्स हैं वो रिप्लेस होते हैं और ये प्रॉब्लम जो है वो नॉर्मल हो जाती है। ये था हमारा बेड वेटिंग, जिसे हम एनोरेसिस बोल रहे थे। अब हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक की, इनकॉप्रेसिस। इनकॉप्रेसिस क्या है? इसको हम पैराडॉक्सिकल डायरिया भी बोलते हैं, जिसमें इनवॉलेंट्री मतलब जो चाइल्ड है उसके मतलब वो नहीं चाहता है फिर भी फीकल स्वेलिंग हो जाती है। मतलब पास्ट एज जो उनकी ट्रेनिंग है वो प्रॉपर नहीं है, कोई भी रीज़न है उसकी वजह से इनवॉलेंट्री फीकल स्वेलिंग हो जाती है चिल्ड्रंस में, तो उसे हम इनकॉप्रेसिस बोलते हैं। इसका इंसिडेंस रेट होता है, द एस्टिमेटेड प्रिवेलेंस जो है ये 4 ईयर्स के चिल्ड्रंस में हमें देखने को मिलता है 1 to 3%, एंड डिसऑर्डर इज़ 6 टाइम मोर कॉमन इन मेल्स एंड फीमेल। मतलब जो मेल्स हैं वो ज़्यादा अफेक्टेड हैं दैन फीमेल्स, एंड 1.3% केसेस ये हमें 4 ईयर तक के बेबीज़ में देखने को मिलता है। इसके कॉजेज़ की बात करें अगर हम, तो इसके मेजरली जो कॉजेज़ हैं वो हैं क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। मतलब उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि उन्हें उनके लिए पेनफुल पासेस होता है कॉन्स्टिपेशन, जब भी वो स्टूल पास कर रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेनफुल इवेंट हो जाता है उनके लिए। ओवर द टाइम चाइल्ड बिकम रिलक्टेंट टू पास स्टूल और होल्ड स्टूल टू अवॉइड पेन। मतलब इसकी वजह से जो चाइल्ड होता है, क्योंकि उसे कॉन्स्टिपेटेड पेन हो रहा है उसके ड्यूरिंग द पासिंग ऑफ स्टूल, तो वो अवॉइड करता है स्टूल को पास करने के लिए ताकि उसे पेन ना हो। ये भी एक कॉज हो सकता है। सेकंड कॉज होता है कि मोर एंड मोर स्टूल कलेक्टेड, मतलब वो उसके कोलोन में स्टूल जो है वो ज़्यादा कलेक्ट है, इसकी वजह से स्ट्रेचिंग हो रही है और फाइनली वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और नेचुरल जो अर्ज है उसकी वो पास हो जाती है। इवेंचुअली कभी कभी हो सकता है कि सॉफ्ट स्टूल है उसकी वजह से भी हो जाता है स्टूल पास, जो बेबी हैं वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो जिस टाइम वो जैसे पास हो मोर एंड मोर स्टूल लीक एंड देन चाइल्ड स्टार्ट पासिंग इंटायर स्टूल इन हर एंड हिज अंडरवेयर। मतलब उसे नहीं पता चलता है और जैसे लीक हुआ तो फिर वो टोटली जो इंटायर स्टूल था वो पास कर देता है। अब इसके अगर मैनेजमेंट की बात करें तो इसके मैनेजमेंट को भी हम घर पे ही ट्रीट कर सकते हैं, उसे कुछ उसके हैबिचुअल चीज़ों में चेंज करके। जैसे इम्पटी हम रखेंगे कि इसका जो कोलोन है उसमें किसी भी टाइप के स्टूल ना हो, टोटली वो इम्पटी होना चाहिए। इस्टेब्लिश करेंगे हम कि वो रेगुलर सॉफ्ट एंड पेनलेस बाउल मूवमेंट रखे। प्रमोट करेंगे कि वो रेगुलरली बावल हैबिट को फॉलो करे। बिहेवियर थेरेपी हम उसको जैसे मॉडिफिकेशन के लिए जो उसका बिहेवियर उसको मॉडिफिकेशन के लिए हम बिहेवियर थेरेपी भी दे सकते हैं बेबी को।
कुछ हम मेडिकल और बिहेवियर थेरेपी के कॉम्बिनेशन को भी दे सकते हैं, जैसे हम इनेमा पेशेंट को प्रोवाइड करवाएं, जिसकी वजह से जो हार्डनिंग ऑफ स्टूल होती है वो कम हो जाती है। सपोजिटरी भी दे सकते हैं, लैक्सेटिव दे सकते हैं। तो ये सारे ही प्रमोट करते हैं। इस्टेब्लिश कर सकते हैं उसकी एक रेगुलर टॉयलेट रूटीन को, जैसे कि 5 to 10 मिनट्स वो टॉयलेट में बैठे ब्रेक में, जैसे कि डिनर करने के बाद या ब्रेकफास्ट करने के बाद वो 5 to 10 मिनट्स टॉयलेट में रहे। तो इस कुछ उसकी हैबिट चेंज करके हम इन चीज़ों में चेंज ला सकते हैं। जैसे बिहेवियर टेक्निक ऑफ़र करेंगे कि वो एज के अकॉर्डिंग हम उनके अंदर रेगुलर टॉयलेट हैबिट को जनरेट कर पाएँ। ट्रेनिंग देंगे उन्हें अप्रोप्रिएट कि कैसे उनको मसल्स का यूज़ करना है ड्यूरिंग द डिफिकेशन। ये उन्हें हेल्प करेगी लर्न करने में कि ये डिफिकेट कैसे करना है। चिल्ड्रन को हम ये भी सिखा सकते हैं कि एब्डोमिनल, पेल्विक एंड एनल स्पिंचर जो हैं वो कैसे एक दूसरे की हेल्प से काम करते हैं। तो रिटेन स्टूल रहने के क्या कारण हैं उनके। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, मतलब एवरी चाइल्ड में हमें जो ड्यूरेशन है वो सेम देखने को नहीं मिलेगा। ट्रीटमेंट जो है वो अलग अलग टाइप का हो सकता है। तो इसकी वजह से हमें इन चीज़ों पे भी फोकस नहीं करना है कि किसी में कुछ महीनों में ठीक हो जाता है और किसी में और लंबा टाइम लगता है। तो ये सारे आज के हमारे टॉपिक थे जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। ये चैप्टर जो है हमारा वो ऑल ओवर चाइल्ड के एबनॉर्मल बिहेवियर पे ही बात करता है। तो ये हमारे बिहेवियर प्रॉब्लम थे। अभी इसमें हमारा 2 टॉपिक बचा है। अभी एक हमारा बच्चा है इसके अंदर हैबिचुअल, हमने आज पढ़ा। अभी ईटिंग वाला हमारा बचा है एक पोर्शन, एंड कुछ उसके एबनॉर्मल बिहेवियर बचे हैं। एबनॉर्मल बिहेवियर लाइक स्टीलिंग या फिर अग्रेसिवनेस, ये सारे हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर के अंदर आएंगे। हैबिट वाली आज हमने पढ़ ली है, ईटिंग वाली, और नेक्स्ट जो हमारा एक टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।